मॉर्निंग। तो अगेन आज हमारा टॉपिक होने वाला है जामुन का पेड़, जिस चैप्टर को आज हम पूरा करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने लेखक के बारे में जाना था, ठीक है। तो आज हम जानेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, रीड करेंगे कि क्या क्या हमारे एग्ज़ाम में आएगा और कैसे इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया था, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। नेक्स्ट हमारा चलेगा चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, ये सारा हमने पढ़ लिया था। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और कुछ भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जामुन का पेड़, जो कि कृष्ण चंद्र ने लिखा था, और ये हास्य व्यंग्य कथा है, आपको पता ही होगा। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। ओके, रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला मतलब बहुत ज़ोर से हवा चली। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। किसके लॉन में गिर पड़ा था? सेक्रेटेरिएट के लॉन में गिर पड़ा। किसका पेड़? जामुन का पेड़। ओके, सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। कौन दबा पड़ा है पेड़ के नीचे? एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया और चपरासी दौड़ा दौड़ा कलर के पास गया। माली ने देखा और माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया? चपरासी के पास गया। और चपरासी किसके पास गया? कलर के पास गया। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले सबसे पहले माली ने देखा और माली ने चपरासी के पास गया, और चपरासी से फिर चपरासी कलर के पास गया। कलर दौड़ा दौड़ा फिर सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट थोड़ा दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया और मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। पता ही आपको, ऐसे दृश्य देख के तो भीड़ इकट्ठी हो ही जानी है। चारों तरफ फिर भीड़ इकट्ठी हो गई, ठीक है। सब लोग बोलने लगे कि बेचारा जामुन का पेड़, ठीक है। नहीं, क्लर्क बोला कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। कौन बोल रहा है ये वर्डिंग? एक क्लर्क बोल रहा है कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। आदमी से कुछ नहीं पड़ी है उनको, और उसकी जामुनें कितनी रसीली थी, ये बात बोलता है। फिर दूसरा क्लर्क याद करते हैं, बोलता है कि कितनी मीठी उसकी जामुन के फल थे। मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था, मेरे बच्चे इसके जामुन कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुहासा होकर बोला। मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। सुपरिटेंडेंट, पता नहीं जिंदा है कि मर गया? एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरेगा वह बच कैसे सकता है? ये बोलता है, दूसरा चपरासी बोलता है। तो आदमी बोलता है कि नहीं, मैं जिंदा हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से और कराहता से आवाज़ दी कि नहीं भाई, मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। जिंदा है? एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा कि जिंदा हो? पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए। माली ने क्या दिया? सुझाव दिया कि भाई जल्दी से इसको बाहर निकालो, नहीं तो फिर मर ही जाएगा ये। मुश्किल मालूम होता है। एक सुस्त कामचोर और मोटा चपरासी बोला कि पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। एक बड़ा ही कामचोर आदमी था, चपरासी था, उसने बोला कि तना भाई बड़ा मोटा है, भारी है, हमसे नहीं उठने वाला। क्या मुश्किल है? माली बोला, अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और कलक लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से कलर एक साथ बोल पड़े कि भाई सही बोल रहे हैं कि हम 15-20 लोग मिलके और इसको एक साथ निकाल सकते हैं। लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने के लिए तैयार हो गए। ठहरो, ये बात किसने बोली? सुपरिटेंडेंट ने बोली कि भाई रुको, मैं अंडर सेक्रेटरी से पहले पूछ लेता हूँ। तो सुपरिटेंडेंट साहब बोल रहे हैं कि भाई अभी मुझे अंडर सेक्रेटरी से पूछ लेने दो, उसके बाद उठाना। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास जाता है, अंडर सेक्रेटरी की डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाता है। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया। देखिएगा क्या क्या होता है। फिर जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल ऐसे चलती रही। इसी में पूरा आधा दिन हमारा बीत जाता है। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी की चारों ओर बहुत भीड़ हो गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। एक हुकूमत के फैसले का इंतज़ार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल ले भागा भागा आया और बोला कि हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते हैं, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं। कि बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं, हम इस पेड़ को नहीं हटा सकते हैं। ये पेड़ की समस्या है तो जो कृषि विभाग के अधीन है, जो एग्रीकल्चर में आता है, मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ।
वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा कि भाई हम तो व्यापार विभाग से हैं, अब जो कृषि विभाग वाले वो जाने, ये पेड़ उसी के अंदर आता है। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लोन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ के हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर ही पड़ती है। व्यापार विभाग वाले, कृषि विभाग वाले बोल दिए कि भाई व्यापार विभाग में गिरा है तो ये हटवाने ना हटवाने की जिम्मेदारी सिर्फ व्यापार विभाग पे पड़ती है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। अब उन्होंने फ़ौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी सिर्फ कृषि विभाग पर लागू होती है, ये व्यापार विभाग का इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। आधा दिन पहले ऑलरेडी बीत गया था और दूसरे दिन भी फिर फाइल चलती रही। पूरा दिन बीत गया और शाम को जवाब आ गया कि हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट में किस में जाता है, फिर हॉर्टिकल्चर में जाता है, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला था, ये फलदार पेड़ का मामला था, इसलिए ये हॉर्टिकल्चर में जाएगा। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। अभी क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये पेड़ कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत आया, अल्टीमेटली हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत, क्योंकि ये जामुन का पेड़ था। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। किसने खिलाया? माली ने खिलाया। जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश न करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी थी कि भाई तुम खाना तो खिला दो, पूरा दबा हुआ है बेचारा, भूखा होगा। माली ने दबे हुए आदमी से कहा कि तुम्हारी फाइल अभी चल रही है, उम्मीद है कि कल तक फैसला आ जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोलता है। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कुल्ले पर गिरा है, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी ही टूट जाती। ये कौन बोल रहे हैं? माली भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई अच्छा हुआ कि तुम्हारे कुल्ले पर गिरा है, सोचो कि कमर पर गिरता तो हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारे यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बता दो, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। मैं लावारिस हूँ। कौन बोलता है? माली बोलता है कि भाई मैं लावारिस हूँ, मेरा कोई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेद प्रकट करता हुआ वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण भी था। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था कि आश्चर्य है इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता है। ये लो जी भाई साहब, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी मना कर देता है। तो अब क्या किया जाए? इस पर एक मंचले ने कहा कि अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लो। तो क्या बात है, देखो लोगों का दिमाग देखो कि अगर भाई पेड़ नहीं कट रहा है तो उस आदमी को काट के निकाल लो। यह देखिए, उस आदमी ने सारे से बताया कि अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काट दिया जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा और आधा उधर से निकल आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। मतलब ये कथा है, हास्य मतलब इसको दिखाया गया, हमारा सिस्टम दिखाया गया कि किस तरीके से काम कर, आधा उधर से आ जाएगा। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि भाई ऐसे करोगे तो मैं मर जाऊंगा। तो क्लर्क बोलता है भाई ये बात भी ठीक है कि भाई ये मर जाएगा, तुम्हारा निकालने का फ़ायदा क्या है। ठीक है, आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फ़ौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। बताओ कि प्लास्टिक सर्जन वाले से भी बात कर ली कि भाई कैसे इसको काटा जाएगा और कैसे इसको ठीक साफ कर दोगे। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। ऑपरेशन सक्सेस हो जाएगा लेकिन आदमी मर जाएगा। देखो देखो हालत देखो हमारे सिस्टम की। इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया।
रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। ठीक है, और माली उसको खिचड़ी खिलाता है और बोल रहा है कि अब मामला और ऊपर चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटरीट के सारे सेक्रेटरीटों की मीटिंग होगी और उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोलता है कि ये तो माना है कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। कि आदमी बोलता है कि ये तो माना है कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? ये लो जी भाई। दबे आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी देर में सेक्रेटरीट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी तो क्या है, शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। उसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटरीट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटरीट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, तो सेक्रेटरीट की सब कमेटी ने फैसला लिया कि चूँकि दबा आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, न हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, और बल्कि सिर्फ और सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। ये लो बात, ये बात आ गई अब कल्चरल डिपार्टमेंट पे। ठीक है, कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। अब ये बात चली गई कहाँ से, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से कल्चरल डिपार्टमेंट से, क्योंकि वो आदमी क्या था, शायर था। फाइल कल्चर डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरीट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। कि किस उपनाम से शोभित हो? ओस। किस उपनाम से? ये याद रखने की ज़रूरत है। क्या उपनाम है? ओस। सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल से प्रकाशित हुआ है? कि अभी हाल में जो ओस के फूल से एक गद्य संग्रह प्रकाशित हुआ है, क्या तुम वही हो? ओस के फूल से। क्या? ओस के फूल से। दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया और बोला, क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। कि नहीं, कि हम तुम्हारी अकादमी के मेंबर नहीं। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि है और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से बाहर निकालो। ये बोल रहे हैं हमारे कवि साहब। अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फ़ौरन बोला और फ़ौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट करी। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपने केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। यह लो चुनाव पत्र। कि जो कल्चरल डिपार्टमेंट के जो सरकारी साहित्य वाले थे, उन्होंने अपने केंद्रीय शाखा का मेंबर तुम्हें चुन लिया गया है। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो बाहर निकालो भाई, तभी तो मैं कुछ करूँगा। दबे आदमी ने कहा कर कहा कि उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से आंसू मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी का वजीफ़ा दे सकते हैं। क्या बात है, देखो ये है हमारे सरकार की हालत, हमारे सिस्टम। अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। मैं अभी जीवित हूँ। कवि रुक रुक कर बोला, मुझे ज़िंदा रखो। कवि बोलता है कि भाई मुझे ज़िंदा रखो। मुसीबत यह है, सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दबात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से ही संबंधित है। इसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। अब आ गया इनका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कि भाई पेड़ काटेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह से उसे जीवित रहना है।
दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरे कुल्हाड़ी लेकर पहुँचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। कि मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को नहीं काटा जाए। ठीक है, अब देखो क्यों नहीं काटा जाए, क्योंकि कारण था कि इस पेड़ को 10 साल पहले, कितने साल पहले, 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के, कौन से राज्य के, पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लॉन में लगाया गया था। अब ये अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। भाई पिटोनिया के जो महाराज हैं, राज्य प्रधानमंत्री हैं, फिर वो नाराज़ हो जाएंगे। तो 10 साल पहले ये पेड़ लगाया था पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लॉन में। अब यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा है कि हमारी सरकार से हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क ने चिल्लाया। दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है, तो दूसरे क्लर्क भी बोलते हैं, पहले क्लर्क को समझाते हैं कि भाई दूसरी तरफ 2 राज्यों के संबंध खराब हो रहे हैं। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है, कि क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते हैं। कि बताओ कि एक कि हमारे राज्य, हमारे जो जो संबंध हैं, क्या उनके लिए, दोस्ती के लिए, क्या हम एक आदमी का बलिदान नहीं कर सकते हैं। कभी को मर जाना चाहिए, निसंदेह है। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया। आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वो इस फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो? आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इसको काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। कल यह पेड़ काटा दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है। मगर कवि का हाथ ठंडा था। आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी कि अंत में कवि जो है सिस्टम के चक्कर में मर जाता है। ठीक है, कि भाई उसका हाथ ठंडा था, तुम अपने सिस्टम में घूमते रहो, कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे हमारे सिस्टम को दिखाया गया कि इतना स्लो है कि हम घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो। इसके पास ऐसा दिखाया गया है इसमें, और हास्यपूर्ण तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, चैप्टर समझ में आया तो कमेंट जरूर बताइए कीजिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।